Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arish Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. So today's video is about linear programming. Before starting the video, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन. सो आज की जो वीडियो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है. दैट व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस मेथड. बट प्रॉब्लम्स को करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग पता होना ज़रूरी है ताकि प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ सके. सबसे पहली डेफिनेशन तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की मालूम होनी चाहिए. दैट व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. सिंपली इट इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी और लीनियर इनइक्वालिटी. यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप ऑप्टिमाइजेशन हासिल करते हैं, यानी कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. लीनियर प्रोग्रामिंग है तो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा. लीनियर क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऐसी इक्वेशंस यूज़ होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है गोल, कि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वेदर इट इज़ आस्किंग फॉर अ मैक्सिमाइजेशन और अ मिनिमाइजेशन. जो भी होगा वो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा. जैसे कि प्रॉब्लम में अगर डिमांड है कि आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो किस प्रोडक्ट मिक्स पे हमें मिल सकता है, तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो गोल है, वो यही है. लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग करने के लिए, इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपके पास सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं. उन सर्टेन लिमिटेशंस को हम रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं और उन्हें लिखा जाता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की फॉर्म्स में. इसलिए डेफिनेशन का हिस्सा है ये सब. अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सकता है, बट ओनली विद 2 मेथड्स एज इट इज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड. The other thing is what is objective function. As I already said, the goal of the question, कि क्वेश्चन का गोल क्या है, मिनिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन है. लेकिन एक प्रॉब्लम को या एक सॉल्यूशन, एक चीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. सो उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है ना. व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? एक काम को करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं जो फीजिबल हो, वो सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स कहलाते हैं. एंड व्हाट इज़ मेंट बाय फीजिबल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो जितनी भी लिमिटेशंस हैं क्वेश्चन की उसको सेटिस्फाई करें, जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. यानी कि एक इक्वेशन में जो भी दिया है, हम कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन मालूम कर रहे हैं तो वो फीजिबल सॉल्यूशन जो है उस कॉन्स्ट्रेंट को या उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए. अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो फीजिबल होने के साथ साथ हमें बेस्ट आउटपुट भी दे. जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका बेस्ट रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करे, तभी वो फीजिबल होने के साथ साथ ऑप्टिमल भी कहलाएगा. कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसके अंडर रह के ही आपको ऑप्टिमल और फीजिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, और जब भी उन वेरिएबल्स को, उन इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है. आई हैव मेंशन हियर दैट you can use linear programming method when there are only 2 variables like this one and this one. You can use these methods only when there are 2 variables available. But if there are more than 2 variables, then you cannot go for the simplex method as it is not possible. यानी कि जैसे यहाँ पर x1, x2, x3 3 मेथड्स गिवन है, तो हम ये वाला मेथड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी 3 वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे तो हमें सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा या कोई और मेथड. बट वी कैन नॉट गो फॉर द लीनियर मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर. सो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आई हैव मैंशनड हियर स्टेप बाय स्टेप दैट द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड थिंग, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़, यानी कि इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ में आपको रिप्रेजेंट करना है. जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे, यानी कि जो लिमिटेशंस होंगी जिसके अंडर रह के आपको काम करना है, आपको उसकी इक्वेशंस बनानी है. एंड द थर्ड स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट क्वेश्चन इज़ आस्किंग फॉर, वेदर इट इज़ आस्किंग फॉर अ मैक्सिमाइजेशन और अ मिनिमाइजेशन. सो ये 3 चीज़ें हैं
पहले इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स लीनियर प्रोग्रामिंग. नाउ हियर इज़ अ प्रॉब्लम. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. इस प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है? इस प्रॉब्लम में दो डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में बताया गया है. उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके दो प्रोडक्ट्स बनाए गए. एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट्स. ये दो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं. किन दो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके? रॉ मटेरियल जिसे आइडेंटिफाई किया गया है एज M1 एंड रॉ मटेरियल 2 विच इज़ आइडेंटिफाइड एज M2. अब एक्सटीरियर पेंट जो है वो टन्स में आपको आइडेंटिफाई किया गया है और जो आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन का वो डॉलर्स में गिवन है. यानी कि 6 टन्स एक्सटीरियर पेंट प्रोड्यूस हो रहा है, 4 टन्स इंटीरियर पेंट्स प्रोड्यूस हो रहा है और मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी जो है एक्सटीरियर पेंट्स और इंटीरियर पेंट्स की वो 24 है. इसी तरह सेकंड रॉ मटेरियल 1 को यूज़ करते हुए, लेकिन रॉ मटेरियल 2 को यूज़ करते हुए एक्सटीरियर पेंट 1 टन प्रोड्यूस हुआ है, इंटीरियर पेंट 2 टन प्रोड्यूस हुआ है और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो इन दोनों की है वो 6 टन्स है पर डे. उसके बाद एक्सटीरियर पेंट से यूजिंग रॉ मटेरियल 1 एंड यूजिंग रॉ मटेरियल 2 हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है $1000. यानी कि पर टन जो प्रॉफिट है वो $1000 है एज इट इज़ 5. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर फ़िलहाल जो प्रॉफिट है वो $5000 है. और इसी तरह इंटीरियर पेंट्स का भी प्रॉफिट गिवन है. लेकिन कुछ ये तो था डेटा जिसमें से हमें अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं और इसी में से हमें अपने कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करनी है. बट लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन फर्दर आस्क्स. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग saying that a market survey tells that daily demand for interior paints cannot exceed that for exterior paint by more than 1 ton and maximum daily demand for interior paint is 2 tons. अब यहाँ पर हमें दो रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टेंट्स गिवन है इस डेटा के अंदर कि जो इंटीरियर पेंट की डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट से एक्सीड नहीं करती. यानी कि यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में लेस का साइन लगेगा एंड एक्सटीरियर पेंट इज़ एक्सीडिंग बाय मोर दैन 1 टन. सो इस तरह इसका एक कॉन्स्ट्रेंट बनेगा. और सेकंड कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पर ये दिया है कि डेली डिमांड जो है फॉर इंटीरियर पेंट इज़ 2 टन्स. यानी कि इंटीरियर पेंट की जो डेली डिमांड है वो 2 टन्स है. इट कैन नॉट बी मोर दैन 2 टन्स. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स आपके कौन से हैं इस क्वेश्चन में? योर वेरिएबल्स आर एक्सटीरियर पेंट एज वेल एज इंटीरियर पेंट. अब हमें जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ पर वेरिएबल्स चाहिए. तो वेरिएबल्स आपको पता है कि ABC में कोई भी वैल्यूज़ होती हैं. सो हम एक्सटीरियर पेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं X1 से एंड इंटीरियर पेंट को X2 से. अब आपको फर्दर बनानी है इसकी इक्वेशंस. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट आर योर वेरिएबल्स. सो योर वेरिएबल्स आर X1 एंड X2. X1 stands for exterior paints, X1 stands for exterior paint and X2 stands for interior paint. There could be some mistake in. सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद आपको कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं वो अप टू 4 हैं. अप टू 4 कैसे हैं? 2 लिमिटेशंस हमें मिलेंगी इस डेटा में से और 2 लिमिटेशंस जो हैं वो हमें गिवन है यहाँ. ये जो हमें फर्दर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है, जो बाकी की जो 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें मिलेंगी इस डेटा में से. नाउ व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? लेट्स कम टू दिस. तो जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमारी बनेगी दैट इज़ वो हम बनाएंगे एक्सटीरियर पेंट्स और एक्सटीरियर पेंट्स को लेकर. कैसे बनाएंगे? टू मेक इट लाइक हेयर वी गो. आपकी जो एक्सटीरियर पेंट है उसका रॉ मटीरियल वो कितने टन्स प्रोड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग रॉ मटेरियल 1 6 प्लस
और इंटीरियर पेरेंट्स कितना है 4. एज 6 इज इंडिकेटिंग एक्सटीरियर पेरेंट्स तो साथ में लगेगा x1, एज 4 इज इंडिकेटिंग इंटीरियर पेरेंट्स तो इसके साथ लगेगा x2. एंड इनइक्वालिटी इसमें क्या लगेगी हमारी, दैट दे आर नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 24. दैट मीन्स दे आर लेस देन और इक्वल टू 24. सो ये हमारी बन गई फर्स्ट कांस्टेंट. सिंपली आपने डेटा यूज़ किया है जो टेबल में गिवन था. एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बिकम लाइक रॉ मटेरियल 2 को यूज़ करते हुए जो एक्सटीरियर पेंट था वो था 1 टन. क्योंकि ये एक्सटीरियर पेंट है तो साथ में लगेगा x1 एज वी आर इंडिकेटिंग एक्सटीरियर पेंट विद x1 प्लस 2 टन्स इंटीरियर पेंट्स साथ में x2 क्योंकि x2 से इंडिकेट किया गया है. एंड इट इज़ नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 6 यानी कि लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 6 बट नॉट मोर दैन दैट. अब सेकंड कंडीशन तो हो गई हमारी, ये सेकंड लिमिटेशन हो गई ये. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड लिमिटेशन? The third limitation is given in this data. How is this given in this data? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंटीरियर पेंट जो है वो एक्सटीरियर पेंट से एक्सीड नहीं करता. यानी कि इंटीरियर पेंट हमारा कौन सा है x2 and x2 is less than or equal to raw material एक्सटीरियर पेंट बाय मोर दैन 1. सो ये हमारी बन गई थर्ड कांस्टेंट. अब फोर्थ कांस्टेंट कैसे बनेगी वो भी यहाँ पर ही गिवन है कि जो इंटीरियर पेंट की डिमांड है वो डेली डिमांड है 2 टन्स. 2 टन से एक्सीड नहीं करेगी. तो हम पहले लिखेंगे कि इंटीरियर पेंट को हम इंडिकेट किससे करते हैं x2 से इंडिकेट करते हैं और ये लेस दैन है और इक्वल टू है 2 से. क्योंकि या तो ये लेस देन 2 होगी या इक्वल टू 2 होगी लेकिन इससे ग्रेटर नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि इसकी डेली डिमांड जो है वो 2 टन्स ही है. तो ये हमारी बन गई 4 कांस्टेंट्स. ये वाली जो कांस्टेंट है इसको अगर हम रीअरेंज करें वेरिएबल इसके एक तरफ ले आएँ तो ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी -x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 1. अब ये हमारी बन गई 4 कॉन्स्टेंट्स. सिंपली सबसे पहले हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए और हमने आइडेंटिफाई किए कि हमारे जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं. द थर्ड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. द मेन थिंग जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको कहाँ से मिलेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको बताना है कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स पे जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है. हम कौन सा प्रोडक्ट मिक्स यूज़ करें, कितना एक्सटीरियर पेंट कितना इंटीरियर पेंट इस्तेमाल करें, डेली अवेलेबिलिटी उसकी कितनी होनी चाहिए ताकि वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे. तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी यहीं से मिलेगा. एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ इंडिकेटेड बाय z इज़ इक्वल्स टू ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम यहाँ पर जो इसकी प्रॉफिट की वैल्यूज़ गिवन है उससे आइडेंटिफाई करेंगे. तो x1 का प्रॉफिट कितना गिवन है 5, x2 का प्रॉफिट कितना गिवन है 4. इसी से हम बनाएंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा 5x1 प्लस 4x2. ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब जब आप तीनों के 3 स्टेप्स मुकम्मल कर लें तो आपको कंप्लीट मॉडल लिखना है. कंप्लीट मॉडल में क्या है 6x1 प्लस 4x2 यानी कि ये सारी इक्वेशंस दोबारा से हमने लिखी हैं. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर मैंने x1 लिखा है और x2 लिखा है और साथ में मैंने ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल्स टू की साइन लगाई है. नाउ व्हाट दिस इंडिकेट, इसका क्या मतलब है, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये अप्लाई की जाती हैं ताकि प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जा सके, ताकि अज्यूम किया जा सके कि जो x1 और x2 की वैल्यू है वो 0 होगी या पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी बट लेस दैन 0 नहीं होगी. इसकी ये जो साइंस हैं इनइक्वालिटी की ये भी यही इंडिकेट कर रही हैं कि या तो x1 हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा. एंड सेम स्टैंड्स फॉर x2. As I have written here that x1 and x2 are implicit restrictions which requires to be 0 or positive values only and are referred as non-negativity
कॉन्स्टेंट्स, इन्हें हम नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। ये हम लगाते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ताकि हम x1 और x2 की वैल्यू जो है वो 0 अज्यूम कर सकें। अब ये हमारा एक कंप्लीट मॉडल बन गया है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो मॉडल है ये हमें सिर्फ फीजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि इन सारी में से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा जो है वो कौन सा है। अब वो किस तरह इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मॉडल बनाने के बाद हम कोई भी x और x1 और x2 की वैल्यू जो है वो अज्यूम करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हम x1 की वैल्यू अज्यूम करते हैं 3 एंड x2 की वैल्यू अज्यूम करते हैं 1। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यूज़ जब हम सारी इक्वेशंस में पुटअप करेंगे तो इन्हें सेटिस्फाई करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये वाला जो सॉल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं ये फिजिबल नहीं कहलाएगा। लेट्स सी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेट्स टेक वन इक्वेशन, हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन, सॉरी, x1 plus 2x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। एज़ हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो x है, क्योंकि ये वैल्यूज़ नहीं गिवन, हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुटअप करके चेक करते हैं कि हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो कौन सी वैल्यूज़ पे मिल रहा है। x1 हमारा कितना है यहाँ पर, एज वी हैव अज्यूम 3, तो ये हो जाएगा प्लस साथ में 2, और x2 कितना अज्यूम किया है 1, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 3 प्लस 2 1 सा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो 3 plus 2 is equals to 5, and yes, it satisfies the equation, it satisfies the inequality. How? क्योंकि हमारे जो x1 और x2 को अज्यूम करने के बाद सॉल्व किया जब हमने इनइक्वालिटी में रख के, तो हमारा आंसर आ रहा है 5, विच इज़ एक्चुअली लेस दैन 6। इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया है ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह ये बाकी की भी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तब ही ये जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल कहलाएगा। एक्चुअली दिस वैल्यू सेटिस्फाइज ऑल द कॉन्स्टेंट्स, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन कहला सकता है। डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करके यू कैन फाइंड इट व्हाट इज़ अ फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। सो टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी हैव टू गो फॉर द ग्राफिकल मैथड, क्योंकि जो मॉडल मेथड है वो हमें सिर्फ प्रोवाइड करता है फिजिबल सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअल में जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा ग्राफिकल मेथड से। सो आई विल बी डिस्क्राइबिंग द ग्राफिकल मेथड इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी सून अपलोडिंग द वीडियो। If you like my video, give it a thumbs up and share to your friends. And still अगर इसमें कोई क्वेरीज रह गई हैं, कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, so you can just comment. आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है. So I will surely get back to you as soon as possible for me. Thank you very much.